पीपीटी दिख रही है बेटा? जी मनी दिख रही। ओके, दिख रही है ना? तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ बिग डेटा चैलेंज की, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि क्या बेनिफिट होते हैं, बिग डेटा क्यों हम यूज में लेते हैं, आईआईओटी इंटरनेट इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बिहाव से इंडस्ट्री प्रोडक्शन में बिग डेटा का क्या रोल है, ये सारा हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। आज हम डिस्कस जो करने जा रहे हैं वो है बिग डेटा चैलेंज, और उसके बाद में हम बात करेंगे एसडीएन सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क के बारे में। तो बिग डेटा चैलेंज की जब मैं बात करता हूं तो बिग डेटा चैलेंज के बारे में पीपीटी पे बाद में आते हैं। पहले मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू बताता हूं आपको। जो बिग चैलेंज है मार्केट में, सबसे पहला जो चैलेंज है बिग डेटा का वो है डेटा क्वालिटी का। डेटा क्वालिटी के अंदर क्या होता है कि डेटा क्वालिटी ऑफ डेटा when there is the collection of large amount of the data and storage of this data, it comes at the cost and fault tolerance, and fault tolerance is the another devices used in the finding of the data and fixing of the data quality, maintains and issue correction information in the original database. Replacing the original data source is necessary to resolve the data. And another complexity of managing the data quality, sooner or larger you will run into the problem of the data integration, since the data you need to analyze come from the delivering time. अब एक इसके साथ में क्वालिटी के साथ में सिक्योरिटी की भी बहुत ज़्यादा कंसर्न्स होता है। तो जो डेटा सिक्योरिटी की जब मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है, if a business handles the sensitive data, it will become a target of hackers. To protect this data from the attacks, businesses often hire cyber securities. साइबर सिक्योरिटीज की मैं बात करता हूँ आज के दिन इंडस्ट्री के अंदर, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, चाहे वो नॉर्मल कोई भी रॉ मटेरियल प्रोडक्शन कंपनी हो, या किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ हो, इन सारी चीज़ों के अंदर जब हम डेटा को यूज करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि डेटा सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है। डेटा सिक्योरिटी का जब हम कंसर्न करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि कुछ प्रोटेक्टिव स्टेप्स होती हैं जो पर्टिकुलर एनक्रिप्टिंग डेटा को एक बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में हम डेटा क्लासिफिकेशंस के साथ साथ में अलग अलग सिस्टम्स और डिप्लॉइंग सिक्योरिटी एनालिसिस टूल्स को हम यूज में लेते हैं। एक होता है बिग डेटा एनवायरनमेंट्स। बिग डेटा एनवायरनमेंट्स की जब मैं बात करता हूं तो इसके अंदर क्या होता है, एक एक्सटेंसिव डेटा सेट होता है। इसके अंदर डेटा इज कंसिस्टेंटली बीइंग द इंटीग्रेटेड फ्रॉम द वेरियस सोर्स, मेकिंग इट मोर द डायनेमिक देन द डेटा वेयर हाउसेस। अब हम बात करते हैं इसी चीज़ पे, व्हाट इज द बिग चैलेंज ऑफ बिग डेटा, कि क्या चैलेंज है बिग डेटा का। इसके अंदर जब हम बात करेंगे तो एक चीज निकल के आती है, वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग चैलेंज ऑफ द मैसिव डेटा is the storing these hug set of knowledge properties. The quality of knowledge being the stored in the data center and database of the company is increasing rapidly as their data set grow the exponentially with time. It's the challenge to handle how to handle the data in data legacy times. एक चीज़ है कि जब हम डेटा विजुअलाइजेशन की जब हम बात करते हैं, जब डेटा विजुअलाइजेशन होता है तो बिग डेटा का जो चैलेंज हमारा क्रिएट होता है उसके अंदर एक चीज़ क्रिएट होती है, चैलेंज ऑफ बिग डेटा विजुअलाइजेशन, स्केलेबिलिटी एंड डायनेमिक आर टू मेजर चैलेंज इन विजुअल एनालिसिस टेबल टू शोन द रिसर्च स्टेटस ऑफ द स्टैटिक डेटा एंड डायनेमिक डेटा अकॉर्डिंग टू द डेटा साइज। जब हम पर्टिकुलर किसी भी डेटाबेस की जब मैं बात करता हूं तो लास्ट में मैंने आपको बताया था कि किसी भी इंडस्ट्रियल या रिसर्च पर्पज से जब हम कोई भी डेटा यूज में लेते हैं तो डेटा तीन तरीके का होता है हमारे पास में, जो रो डेटा बोल सकते हैं, रो मटेरियल्स बोल सकते हैं, वो एक होता है सुपरवाइज्ड, एक होता है अनसुपरवाइज्ड, एक होता है सेमी सुपरवाइज्ड। तो
अनसुपरवाइज्ड और सेमी सुपरवाइज्ड डेटा को सुपरवाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम एक पर्टिकुलर हायरार्की यूज में लेते हैं, जिसके अंदर डेटाबेस के अंदर नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा की के बारे में, की बातचीत सुनी होगी आपने। तो वो की होती है तो उसको बोला जाता है प्राइमरी की। तो हम उस प्राइमरी की का कंसर्न लेकर के चलते हैं इन सारी चीज़ों के साथ साथ में। एक चीज़ ये होती है कि जब हम बात करते हैं कि जब डेटा है वो पर्टिकुलर किसी भी डेटाबेस की टेबल में एक प्राइमरी की के रूप में एक सीक्वेंशियल नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में डेटा क्रिएट हो रहा है, जिसके अंदर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होता है कि डेटा की डुप्लीकेसी को रिमूव करता है और एक सिस्टमेटिकली वे में एक प्राइमरी की ऑर्डरिंग में उसको सेव करने का वो काम करता है। कुछ बिग चैलेंज हैं जो हमारा बिग डेटा के हैं, उसके अंदर पहला होता है बिग डेटा के अंदर एक होता है वॉल्यूम, एक होता है वेलोसिटी, एक होता है वैरायटी, एक होता है वर्सिसिटी। तो ये 4 मेजर चैलेंज हैं। इन चैलेंज के साथ में जब हम पर्टिकुलर किसी भी चैलेंज की हम बात करते हैं, वॉल्यूम, वेलोसिटी और वैरायटी, जो डबल्ड 3 वॉल्यूम्स डेटा को ये स्टोर करते हैं, जो पर्टिकुलर किसी भी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को यूज में लेकर के उसके बिग डेटा को डिफरेंट बिग डेटा के रूप में हम उसको यूटिलाइज करते हैं, उसको यूज करते हैं। एक लास्ट चीज़ और बताऊंगा, इसके 4 टाइप और होते हैं। एक होता है डायग्नोस्टिक, एक डिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव और एक होता है प्रिडिक्टिव एनालिसिस। ये 4 टाइप होते हैं। किसके होते हैं ये 4 टाइप? बिग डेटा के होते हैं। बिग डेटा को जब हम मशीन लर्निंग के साथ में ऐड करते हैं, जोड़ के जब देखते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, इन एडिशन बिग डेटा प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी टू मेक द कैजुअलिटी inference based on the chain of sequence. Big data also introduce the major challenge to machine learning, such as the high data dimensity, module scalability, distributed computing, streaming data, adaptability और एक होता है यूजेबिलिटी। इन सारी चीज़ों को जब हम यूज लेते हैं तो बिग डेटा के अंदर एक मैसिव प्रॉपर्टी क्रिएट होता है, जो बिग डेटा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बिग डेटा का जो इम्पोर्टेंस है वो क्यों है? क्योंकि बिग डेटा के अंदर जो कुछ कंप्लेंट्स क्रिएट होती हैं, कुछ डेटा सिस्टम्स जो जनरेट होते हैं, उनके अंदर हम सबसे पहले इम्प्रूव करते हैं किसी भी ऑपरेशंस को, फिर प्रोवाइड करते हैं बेटर कस्टमर सर्विस के लिए, फिर क्रिएट करते हैं पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग, कैंपेनिंग और अदर एक्शंस। नेक्स्ट हम यूटिलाइज करते हैं, इंक्रीज करते हैं किसी भी रेवेन्यू और बेनिफिट को जनरेट करने के लिए हम यूज में लेते हैं। एक और चीज़ मैं बता देता हूं जो शायद किसी स्टूडेंट ने अगर मिस कर दिया हो लास्ट लेक्चर में, बेनिफिट्स क्या होते हैं। जब बिग डेटा एनालिटिक्स को जब हम पर्टिकुलर किसी भी चीज़ में हम यूज लेते हैं तो इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं। कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं? एक होता है कस्टमर एक्विजिशन और रिटेंशन पावर के लिए, दूसरा होता है फोकस और टारगेट प्रमोशंस के लिए, तीसरा होता है पोटेंशियल रिस्क आइडेंटिफिकेशन के लिए, चौथा होता है इनोवेटिव के लिए, पांचवा होता है कॉम्प्लेक्स सप्लायर नेटवर्क के लिए, छठा होता है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और सातवां होता है इम्प्रूव एफिशिएंसी। ये इसके क्या होते हैं? बेनिफिट्स होते हैं। तो हम इन सारी चीज़ों के साथ में अब हम देखते हैं, हमारे पीपीटी पे कंसर्न करते हैं द बिग डेटा चैलेंज ऑफ द बिग डेटा। फर्स्ट होता है बिग डेटा ब्रिंग बिग बेनिफिट्स बट इट आल्सो ब्रिंग्स बिग चैलेंज सच एज न्यू प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स, accessibility of business users, and choose the right solution for your the business needs. To capitalize on the incoming data, organizations
will have to address the followings. पहला कौन सा होता है? मेकिंग बिग डेटा एक्सेसिबल। बिग डेटा एक्सेसिबल के अंदर क्या होता है? कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग डेटा बिकम्स मोर डिफिकल्ट एज अमाउंट ऑफ डेटा ग्रो। ऑर्गेनाइजेशंस must make data easy and convenient for the data owners of all skills level to use. नेक्स्ट क्या होता है? मेंटेनिंग द क्वालिटी डेटा। विथ so much data to maintain, the organization are spending more time than ever before the subscribing for the duplicate, error, absence, coefficient and inconsistency. These all are maintaining quality data. Another one is the keeping data secure. As the amount of the data grow, so do the privacy and security concerns. Organizations will need to strive for the comprehensive and put tight data process in the place before they take advantage of the big data. एक होता है finding the right tool and platforms. New technologies for the processing and analyzing big data are developed all the time. Organizations must find the right technology to work within their the established ecosystems and address their the particular needs. Often the right solution is also a flexible solution that can accommodate further infrastructure and change. अब इसके बाद में हमारा शुरुआत होती है SDN, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। जिसका सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क के बारे में जब हम बात करेंगे तो पहले इसका थोड़ा सा चर्चा करेंगे, फिर मैं PPT पे आऊँगा कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क क्या है, इसकी हमें क्या ज़रूरत पड़ी और ये मार्केट के लिए क्यों ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों के लिए हम यूज में लेते हैं। जब हम सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है ज़रूर। आप हमेशा एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब हम किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, घूम फिर के वो रिलेट करता है IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ में रिलेट करता है। तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क होता क्या, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये को रिलेट करता है IoT एप्लीकेशंस को। तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क इज एन अप्रोच टू नेटवर्किंग दैट यूज द सॉफ्टवेयर बेस्ड कंट्रोलर और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस टू कम्युनिकेट विथ अंडरलाइनिंग हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डायरेक्ट ट्रैफिक ऑन ए नेटवर्क। दिस मॉड्यूल्स differ from that of the traditional network which use the dedicated hardware devices. हार्डवेयर डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं? एक होता है राउटर, दूसरा होता है स्विच टू कंट्रोल नेटवर्क ट्रैफिक। SDN कैन क्रिएट एंड कंट्रोल ए वर्चुअल नेटवर्क और कंट्रोल ए ट्रेडिशनल हार्डवेयर वाया द सॉफ्टवेयर। हाउ डज सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क वर्क? किस तरीके से सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क SDN काम करता है उसके बारे में हम बात करते हैं। सो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क बेसिस ऑन द लिंक एनीथिंग वर्चुअलाइज्ड। द सॉफ्टवेयर इज डिकम्पोज्ड फ्रॉम द हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क मूव द कंट्रोल plan that determine where to send the traffic to the software and leaves the data plan that actually forwarded the traffic in the hardware. This allows the network administrator who use the software defined networking to program the control the entire network via a single pane of the glass inserted on a device by device basis. What is SDN in
IoT, मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि जब हम किसी भी चीज़ की बात करते हैं तो हमेशा घूम फिर IoT के साथ में रिलेट कर जाती है, तो वही चीज़ की बात कर रहा हूँ। व्हाट इज SDN इन IoT? सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क इन इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। What is software defined networking? Software defined networking is an approach to networking that use software based controllers or application programming interface to communicate with underlying hardware infrastructure and direct traffic on a network. काम क्या करता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क होता है वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बेस्ड कंट्रोल्ड एप्लीकेशंस होती हैं जो किसी प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जिसको हम शॉर्ट में API बोलते हैं, के थ्रू कम्युनिकेट करता है किसी हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में, जो डायरेक्टली ट्रैफिक को कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट है हाउ SDN इज यूज्ड विथ IoT। SDN सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क है, वो किस तरीके से काम करता है IoT के साथ में। SDN इज यूज्ड इन IoT नेटवर्क टू इम्प्रूव नेटवर्क परफॉर्मेंस। सबसे पहला काम सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क होता है वो IoT नेटवर्किंग के अंदर यूज में लिया जाता है, क्योंकि नेटवर्क को इम्प्रूव करने के लिए। दूसरा, प्रोवाइड मोर डायरेक्ट कंट्रोल ओवर राइटिंग, एनालाइज network traffic and manage the network efficiency with the centralized controller. In this study, an architecture is proposed for the efficient transmission of sensor data is software defined network based on IoT networks. दूसरी चीज है व्हाट इज SDN नेटवर्क एग्जाम्पल्स। कौन कौन से सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क के एग्जाम्पल्स होते हैं? एग्जाम्पल ऑफ हाउ सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग इज यूज्ड इन प्रैक्टिस आर नेटवर्क विजुअलाइजेशन SD-WAN सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क, स्विचिंग फैब्रिक्स, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, एक्सेस नेटवर्क्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। एक होता है वाई इज SDN यूज्ड। SDN को हम किस तरीके से यूज करते हैं? SDN सेपरेट द कंट्रोल ऑफ द नेटवर्क फ्रॉम द हार्डवेयर। फिर से मैं बोल रहा हूँ, SDN का काम होता है जो कंट्रोल करता है, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जो पर्टिकुलर डायरेक्टली नेटवर्क के साथ में किसी हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइस को कंट्रोल करने का काम करता है। It use software application to program your network intelligent through the centralized control. This means the underlying hardware and associated technology are still there, but they are programmed certainly. What are the three layers of SDN? सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क की 3 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो मैं बोलता हूँ। Typical representation of software defined network architecture comprise 3 layers. पहली लेयर होती है एप्लीकेशन लेयर, दूसरी होती है कंट्रोल लेयर, तीसरी होती है इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर। पहली होती है एप्लीकेशन लेयर, दूसरी कंट्रोल लेयर, तीसरी होती है इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर। नेक्स्ट हम बात करेंगे। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर। ये आपका स्लाइड शायद दूसरा मूव नहीं हो रहा आपका? सर नहीं हो रहा, मैं सर स्लाइड पे बाद में आऊंगा, पहले उसकी बैक हिस्ट्री बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि स्लाइड में सर सारा मटेरियल हम नहीं ला सकते। राइट ओके सर। मैं सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क के बारे में पहले उसकी पूरा बेसिक बैक हिस्ट्री, क्यों इसका बाप था, कौन इसका दादा था, क्यों बना, क्या काम हुआ, क्या चीज़ है, उस चीज़ पे डिस्कस कर रहा हूँ। देन हम स्लाइड पे आएंगे। ठीक है सर। अब हम बहुत देर से बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क की, तो भाई साहब हमेशा हमारा एक ही पर्पज होता है,
हम बीटेक भी कर रहे हैं तो हम शो एंड कोज, मतलब क्या एडवांटेज होगा, क्या डिसएडवांटेज होगा, हम इस चीज़ के बारे में पहले सोचते हैं। कोई सुबह हमें कॉल भी करता है ना, बोलता है भाई साहब वहाँ गोल चक्कर पे आ जाना, तो आप 4 बार दिमाग में सोचते हो मेरा क्या फ़ायदा हुआ गोल चक्कर तक पैदल जाने का। वही चीज़ें हैं कि जब हम पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क को यूज में लेते हैं किसी, तो हम सबसे पहला देखते हैं कि इसका एडवांटेज क्या होगा। जो हम IoT एप्लीकेशंस यूज में ले रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यूज में ले रहे हैं, उसके अंदर सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क का क्या यूज होगा, क्या बेनिफिट होगा। हम यूज करते हैं सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क ऑफर्स ऑटोमेटेड स्केलिंग अप एंड स्केलिंग डाउन। ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी नेटवर्क की परफॉर्मेंस को ऑटोमेटिकली चेक करता रहता है। दूसरी चीज, दिस एबिलिटी कंबाइंड विद द एडिशनल विजिबिलिटी इट ब्रिंग्स गिव्स इंजीनियर the operational ability to normalize traffic across a wide space and to do it quickly and seamless। एक चीज अब कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क को हम कहाँ पर यूज लेते हैं उसके बारे में। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क इज द मीन टू एड्रेस द static architecture of traditional network and may be employed to centralize network intelligence is one network component by diagnostic the forwarding process of network packets from the routing process। एक होता है सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क के अंदर कौन सी लैंग्वेज हम यूज में लेते हैं। जब हम पर्टिकुलर कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो इस तरीके के सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए कौन सी लैंग्वेज हम यूज में लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क इज ए डोमेन स्पेसिफाइड लैंग्वेज फ्रॉम द प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। दिस डोमेन स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउ ए नेटवर्क ऑपरेशंस rather than manually configuration each connected network device to program the network as the whole criteria। एक होता है इसके कुछ, इतनी देर से हम फालतू की बातें कर रहे हैं तो ये भी तो देख लें भाई इसका फ्यूचर क्या है, आगे भविष्य क्या है इसका। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ SDN सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। तो इस चीज़ के बारे में जब हम बात करेंगे तो पहला होता है agility। as the business and application needs change, the administrator can adjust the network configuration as the required। दूसरा होता है सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट और तीसरा होता है प्रोग्रामेबिलिटी और नेक्स्ट होता है हमारा ओपन कनेक्टिविटी। तो ओपन कनेक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो पर्टिकुलर जब किसी भी सॉफ्टवेयर को किसी भी हार्डवेयर के साथ में जब हम कनेक्ट करते हैं तो उसका जो नेटवर्क ट्रैफिक कंट्रोल मैनेजमेंट होता है वो किस तरीके से उसके सिग्नल्स को अप्स एंड डाउन्स को वेव्स को कन्वर्ट करने का और कंट्रोल करके मैनेज करने का काम करता है। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क के कुछ टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? डिपेंडिंग ऑन हाउ द कंट्रोलर layer is connected to the SDN network can be divided into 4 different types where we can classify as follows। पहला कौन सा होता है? ओपन SDN, API SDN, ओवरले मॉडेम SDN, हाइब्रिड मॉडेम SDN, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, कॉस्ट सेविंग और स्केलेबिलिटी। ये इसके साथ में एक चीज और आता है विच टोपोलॉजी यूज्ड इन SDN। टोपोलॉजी आप लोगों ने शायद सुना हो, मैं सबका नाम बता देता हूँ फिर एक पे आता हूँ। टोपोलॉजी होती है नेटवर्क के अंदर, पहला होता है स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, हैश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। ये सारी टोपोलॉजी होती हैं जो नेटवर्क कनेक्शन के टाइप्स होते हैं। तो इसके अंदर हम SDN में कौन सी टोपोलॉजी यूज में लेते हैं? द नेटवर्क टोपोलॉजी मेंटेन्ड बाय द SDN कंट्रोलर आर एंटायर डिपेंडेंट ऑन ओपन फ्लो डिस्कवरी प्रोटोकॉल्स। इसके अंदर यूज में लेते हैं SDN को। जब हम यूज में लेते हैं तो इसको
बेनिफिट ये होगा, एक तो एसडीएन नेटवर्किंग के अंदर ग्रेट विजिबिलिटी थ्रू द नेटवर्क होगा, एक होता है ट्रेडिशनल नेटवर्किंग एंड एनी सिक्योरिटी दैट इम्पैक्ट ट्रैफिक इज ओवररीचिंग विद द एसडीएन इट्स द granted. This means the engineer can be selectively block malicious traffic through your network on the granted base to the tools. अब एक और चीज, एसडीएन जो है और आईओटी है, दोनों जब हम साथ में मिलाएंगे तो इसके लिए हमें 5G 5th जनरेशन नेटवर्क की रिक्वायर्ड होती है। तो 5G की जब हम यूज में लेंगे, both architecture can integrate with the 5G infrastructure to support more customization, flexibility and management. SDN separate the data and control plan which enable operators to manage the feature from a centralized location. The process involving the separations. दूसरी चीज, हम OSI लेयर्स के साथ में इसको यूज करते हैं। OSI लेयर में OSI की 7 लेयर्स होती हैं, तो उसमें कौन सी लेयर के साथ में OSI की कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, आज फिर से मुझे टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। शॉर्ट मैंने बताया था स्टार्टिंग में, कौन सा था, एप्लीकेशन, फिजिकल, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल। तो इनमें से जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है उसके साथ में हम इसका एसडीएन नेटवर्क को कनेक्ट करने के काम लेते हैं। कैसे ये काम करता है? विथ एसडीएन नेटवर्क, admins can control the whole network from one place, programming and manage it from the centralized server instanted by the each individual device. SDN consists of 3 components: application and communicate, resource, request, action और information about the entire network. अब हम बात करते हैं सर पीपीटी के बारे में। तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड थिंग्स इन द मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क कौन सा होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स compresses things that unique identifications and are connected to the internet. The things in IoT refers to the IoT devices which have the remote sensing and or accurating capabilities. Next, IoT, Internet of Things devices can exchange data with other connected device and application directly or indirectly, or collect data and process the data either locally or send the data to centralized the server or cloud-based application back ends for the processing systems. दूसरी चीज हमारा होता है आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग टेक्नोलॉजी आर प्रोमाइजिंग फॉर द इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम एंड द एक्सपर्ट्स हैव द फोरकास्ट $1 trillion impact on these the sectors by the IoT. IoT technology are being the adopted for the manufacturing automations, remote machine diagnostic, progressive health management of the industrial machine and support chain management. Next होता है recent on demand module of the manufacturing, that is the living IoT technology is called cloud based manufacturing. CBM enables the executions convenient on demand network access to the shared pool of the configurable manufacturing resource that can be rapidly provided and released with the minimal management efforts or service provided interactions. एक होता है we process a software defined industrial internet of things SDI perform as a key enabler for the cloud based manufacturing, especially towards the interacting leniency of floor equipment into the cloud environment. Software defined in industrial internet of things platform enables access to the manufacturing resource and allow the exchange of the data between industrial machine and cloud based manufacturing applications.
नेक्स्ट हम बात करते हैं द contributions of this work are one as software defined industrial internet of things SD in IIoT platform is proposed to a cloud based big data analysis stack for IoT is proposed 3 an IIoT device management approach based on net configuration and GEG is proposed. An implementation case study based on the LoRa wireless communication technology is presented. Software defined industrial internet of things platform. आगे जो फिगर आएगा फिगर 1 show the architecture of the proposed SDIIoT platform. The platform comprise the network of the software defined thing as the internet of things devices and nodes, routers and gateway, and a cloud backend systems. The internet of things devices run as the software defined industrial internet of things controller which enables the industrial machine to communicate with the cloud and also cloud based manufacturing application to access the machines. नेक्स्ट होता है इंटरफेस. The interface cloud bridge allow the internet of things device the gateway to publish the. फर्स्ट होता है इसके अंदर क्लाउड. क्लाउड के अंदर क्या होता है, एक होता है क्लाउड सिक्योरिटी, ये दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशंस, एक होता है बिलिंग एंड मीटरिंग, एक होता है बिग डेटा एनालिटिक्स स्टैक्स. अब क्लाउड का क्या होता है, ब्रिज जिसको एपीआई बोलते हैं. क्लाउड ब्रिज के अंदर ये क्या चीज़ होता है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग कंट्रोलर होता है, जिसको अंदर क्या होता है क्लाउड कनेक्टिविटी, जिसको एपीआई रेस्ट और एमक्यूटीटी यूज में लेते हैं. एक होता है डिवाइस मैनेजर नेटकॉम और यंग डिवाइस. एक होता है आई इनपुट आउटपुट डिजिटल एनालॉग सीरियल और यूएसबी. एक होता है सेंसर एक्यूरेटर और कनेक्टिविटी डिवाइस. ये सारी चीज़ें होती हैं. एक होता है सेंसर ब्रिज, दूसरा एपीआई जिसके अंदर इंटरफेस बोर्ड होता है. इंटरफेस बोर्ड के थ्रू हम क्या करते हैं, जब पर्टिकुलर एक सेंसर, एक होता है एक्यूरेटर जो इसका आउटपुट्स को चेक करता है. लास्ट में जो चीज़ होती है वो क्या होती है, मशीन्स होती है. मशीन्स के थ्रू ये सारी की सारी इसकी क्या होती है, कनेक्टिविटी होती है. इन फिगर वन प्रपोज सॉफ्टवेयर डिफाइंड इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग SDIIoT प्लेटफॉर्म द डेटा to the cloud for the communication with the cloud protocol as the MQTT and REST over HTTPS are used. The API in the SDIIoT controller include the cloud connecting libraries such as the REST and MQTT libraries. The cloud backend system comprise a big data analytics stack, billing and metering service and manufacturing applications. The big data analytics stack allow the analysis of the data collected from the industrial machine, shows the components of the proposed analytics stack. The components are described as the follow. एक होता है डेटा एक्सेस कनेक्टर्स. डेटा एक्सेस कनेक्टर्स क्या होता है, द डेटा एक्सेस कनेक्टर्स इंक्लूड्स द टूल एंड द फ्रेमवर्क फॉर द कलेक्टिंग एंड injecting the data from the various sources into the big data storage and analytics framework. The choice of the data connector is driven by the type of the data source. The type of the connectors are described as the follow. Next होता है publish.
Subscribe messaging. Publish subscribe is a communication module that involves the publisher, broker, and consumers. Publisher are the source of the data. Publisher send the data to the topic which are managed by the broker. We use the public subscribe messaging framework such as Apache, Kafka, Amazon, Kins for the proposed analytics stack. एक होता है मैसेजिंग क्यू। मैसेजिंग क्यू के अंदर क्या होता है, मैसेजिंग क्यू आर यूजफुल फॉर पुल मैसेजिंग वेयर द प्रोड्यूस push data to the queue and consumer pull the data from the queue. The procedure and consumer do not need to be aware of each other. We use messaging queue such as the RabbitMQ, ZeroMQ, RESTMQ and Amazon SQS for the proposed stacks. लास्ट वन होता है custom connectors. Custom connectors can be built based on the source of the data and data collection requirement. These include REST and MQTT connectors. नेक्स्ट आता है हमारा डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज की जब मैं बात करता हूँ तो डेटा स्टोरेज के अंदर क्या होता है, द डेटा स्टोरेज ब्लॉक्स इन द बिग डेटा stack include the described file system and non-relational database which store the data collected from the raw data source using the data access connector. We use the Hadoop distributed file system for the proposed analytics stage. In Hadoop, files is a distributed file system that runs on the large cluster and provide the high throughput access to the data. With the data stored in the HDFS, it can be analyzed with various big data analytics framework built on top of the HDFS for the certain analytics application. It is preferable to store data in a NoSQL database such as the HBase. HBase is a scalable, non-relational, distributed column orientation database that provides a structured data storage for the large tables. ये आपके सामने एक लार्ज डेटा टेबल्स का एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है। इसके अंदर कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले मैं बताता हूँ। सबसे पहले डेटा को कलेक्ट किया जाता है, फिर इंजेक्ट किया जाता है, फिर एनालाइज किया जाता है और उसके बाद में इसको प्रेजेंट किया जाता है। इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मेरे पास में IoT सिस्टम्स होता है जिसके अंदर नोड्स। हाँ जी एक्सक्यूज मी सर जी, इसको थोड़ा बड़ा कीजिए ना। बेटा इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, एक सेकंड में देख लेता हूँ, बढ़ सकते हैं। PPT है, ये फुल स्क्रीन है बेटा, मैं भेज दूंगा आपको, मैं समझा देता हूँ ये डायग्राम क्योंकि फुल स्क्रीन भी है। एक सेकंड मेरे को दो, मैं इसको वो करके करता हूँ दोबारा से, देखते हैं बढ़ जाए तो। अब देखिए, दिख रहा है? हेलो, ये सर थोड़ा बड़ा हुआ है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, फिर सिवाय दुख के कुछ नहीं कर पाएंगे हम। ये देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर इंजेक्ट करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं और लास्ट में हम डेटा को प्रेजेंट करने का काम करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम क्या यूज में लेते हैं, IoT सिस्टम्स होता है हमारे पास जिसके अंदर नोड होते हैं।
जो अलग अलग नोड्स होते हैं, सपोज नोड ए, नोड बी, फिर हम यूज में लेते हैं गेटवे। अब गेटवे की जो कनेक्टिविटी होती है, जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क के अंदर, मैंने बताया था ना कि ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जो किसी भी नेटवर्क को मैनेज करने के लिए यूज में लिया जाता है। उसके बाद में हमारे पास आता है गेटवे के बाद में डेटा एक्सेस कनेक्टर्स। डेटा एक्सेस कनेक्टर्स के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम पब्लिश सब्सक्राइबर जो होते हैं उनको पब्लिश करते हैं, फिर हम उसकी क्यू देखते हैं कि जो डेटा हमारा किस क्यू में चल रहा है, जो रेस्ट है, एम क्यू है, 0 MQ है, अमेजोन पे चल रहा है, किस तरीके का। फिर एक होता है कस्टम कनेक्टर्स। कस्टम कनेक्टर्स के अंदर क्या करते हैं हम, जो वेब सॉकेट्स होते हैं, AWS, एश्योर हब्स होता है, IoTs होते हैं, उन सारी चीज़ों की कनेक्टिविटी देखते हैं। उसके बाद में हम मेन चीज़ पे आते हैं। मेन के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पर बैच एनालिसिस करते हैं। बैच एनालिसिस के अंदर क्या होता है, पहला होता है मैप रिड्यूस करते हैं, किसके थ्रू, हाडूप के थ्रू। फिर डेग स्पार्क करते हैं, फिर स्क्रिप्ट लिखते हैं हम पिग, फिर उसका वर्क फ्लो बनाते हैं। वर्क फ्लो मीन्स कि जिस तरीके से हम कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, तो सॉफ्टवेयर जो SDLC होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बनाने से पहले हम डेटा फ्लो डायग्राम्स बनाते हैं। डेटा फ्लो डायग्राम्स के थ्रू क्या होता है कि उससे रिप्रेजेंट किया जाता है कि कोई भी डेटा किस तरीके से फ्लो करेगा। उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसको सर्च आउट करते हैं। फिर जब ये सारी की सारी चीज़ें हो जाती हैं तो हम रिसर्च पे जाते हैं, मशीन लर्निंग टेक्निक्स यूज में लेते हैं। हम मशीन लर्निंग टेक्निक्स यूज में लेते हैं, तो उसमें स्पार्क, H20, मैटलैब, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम इनमें डेवलपमेंट का काम करते हैं। फिर होता है रियल टाइम एनालिसिस। रियल टाइम एनालिसिस के अंदर क्या करते हैं हम कि कुछ स्ट्रीम प्रोसेस होते हैं, कुछ मेमोरी स्पेस और स्पार्क स्ट्रीमिंग होता है। इनके अंदर जब किसी भी डेटा को इंजेक्ट किया जाता है, यहाँ पर इंजेक्ट किया जाता है, तो हम क्या करते हैं, उस डेटा को इंजेक्ट करने के बाद में हम उस पर एनालिसिस करेंगे कि क्या ये प्रेडिक्शन सही जा रहा है, क्या ये डेटा फ्लो है वो सही तरीके से होगा। इन सारी चीज़ों के साथ में हम चीज़ देखते हैं डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज के अंदर क्या करते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम्स को हम यूटिलाइज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम्स को जब हम यूज में लेते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम्स बहुत एक अपने आप में बहुत बड़ा है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, जिसके अंदर हम पर्टिकुलर किसी भी SQL को हम डिफाइन करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम क्या होता है कि एक सिंगल सर्वर पे स्टोर होता है और मल्टीपल यूजेज उसको लिया जाता है। दूसरी चीज़, मैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के बारे में थोड़ा सा आपको डीपली बता देता हूँ। इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की जब हम बात करते हैं, तो एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर डिफाइंड का ही एक पार्ट होता है। इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज इज ए सॉफ्टवेयर डिफाइंड स्टोरेज सिस्टम दैट इनेबल्स एक्सेस टू द डेटा व्हेन यू वांट, वेयर यू वांट एंड whom you want to access। कहाँ पर, किस जगह और किस समय और कौन यूज में ले रहा है, ये सारा हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा बेस सिस्टम के थ्रू हम यूटिलाइज कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम दो तरीके का होता है, एक होता है होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, एक होता है हेट्रोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। तो इसके अंदर जब हम पर्टिकुलर किसी भी डेटाबेस की जब हम बात करते हैं, तो इसके अंदर एक DB लेयर्स क्रिएट करते हैं, एक अपाचे लेयर्स क्रिएट करते हैं। इसके अंदर सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस
सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस स्टोर को जब हम यूज में लेते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि जब हम पर्टिकुलर किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की कुछ डिस्क्रीट सेट्स होते हैं जो डेटाबेस को स्टोर को मल्टीपल कंप्यूटर्स पे हम प्रेजेंट करते हैं एक सिंगल डेटाबेस यूजर्स के थ्रू, जो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस स्टोर के साथ में एक सिंगल लोकेशन के साथ में मेन फ्रेम कंप्यूटर से वो एक्सेस होता है, मेंटेन होता है, मॉडिफाई होता है, और ये सारा का सारा प्रोसेस हम इसके लिए यूज करते हैं। दूसरी चीज़ एक ये होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाई इनटू homogeneous and heterogeneous distributed database environment, each with the further subdivision as shown as the following illustration. होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जब हम पर्टिकुलर किसी भी डेटा को हम यूज लेते हैं, जब हम इन सारी चीज़ों को एक्सेस करते हैं, तब ये सारा का सारा डेटाबेस प्रोसेस यूज में लिया जाता है। इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज भी यूज में लिया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज क्यों यूज में लिया जाता है? जब हम पर्टिकुलर किसी भी ट्रांसपेरेंट करते हैं किसी भी लोकल एक्सेस को, तो उसके अंदर हम पर्टिकुलर हायर परफॉर्मेंस के साथ में इसको यूज किया जाता है। एक लोकल इंडिपेंडेंस यूज में लिया जाता है, एक स्केल आउट कैपेबिलिटी होती है, उसको भी हम लेते हैं। ये सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम्स का ही खेल होता है। उसके बाद में इसी डायग्राम पे हम चलते हैं। एक होता है इंटरेक्टिव क्वालिटी, इसके अंदर हम हाई, बिग क्यूरी, स्पार्क एसक्यूएल और रेडशिफ्ट इन सारी चीज़ों को यूज में लेते हैं। एक यूज में लेते हैं कनेक्टर्स। कनेक्टर्स से क्या करते हैं, हम जितना भी ये प्रोसेस हुआ, डेटा एनालाइज हुआ, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा के साथ में हम यूटिलाइज किया, नो एसक्यूएल्स के थ्रू हम यूटिलाइज किया, उन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करते हैं तो इसके अंदर क्या यूज में लिया जाता है, सर्वाइविंग डेटाबेस, वेब फ्रेमवर्क, विजुअलाइजेशन फ्रेमवर्क, इन सारी की सारी चीज़ों को यूटिलाइज किया जाता है, जिनके साथ में नो एसक्यूएल, एचबेस, कैस्केडा, डायनेमिक डीबी, मोंगो डीबी, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। फिर एक माई एसक्यूएल जो डेटाबेस के लिए यूज में लिया जाता है। एक वेब फ्रेमवर्क, वेब फ्रेमवर्क के थ्रू वेबसाइट्स को यूज में लिया जाता है। एक होता है विजुअलाइजेशन फ्रेमवर्क। विजुअलाइजेशन फ्रेमवर्क के अंदर क्या लिया जाता है, लाइट वेट और सी बोर्न टेक्नोलॉजी होता है, उन सारी चीज़ों को यूज में लिया जाता है। एक लास्ट में जब हम ये सारी चीज़ करने के बाद में हमारे पास में एक यूजर होता है, वो यूजर के पास में क्या है कि एक आईओटी एप्लीकेशंस हैं, उन सारी चीज़ों को जो नेटवर्क की जो प्रोसेस था उसको हम आईओटी एप्लीकेशंस के साथ में हम कनेक्ट कर देते हैं, और ये एक हमारा पर्टिकुलर आर्किटेक्चर डायग्राम बनकर के तैयार होता है। एक होता है बैच एनालिटिक्स। बैच एनालिटिक्स की जब मैं बात करता हूँ तो पहला होता है हडूप मैपरेड्यूस। हडूप इज ए फ्रेमवर्क for the distributed batch processing of the big data. The MapReduce programming modules is used to develop batch analysis jobs which are executed in the Hadoop cluster. एक होता है PIG is a high level data processing language which makes it easy for the developer to write data analysis script which are the translated into the MapReduce program by the PIG computers. एक होता है OGO. OGO is a workflow scheduler system that allows the managing Hadoop job. With the OGO, you can create workflow which are a collection of actions such as the MapReduce job, arranged as the direct acyclic graph. Spark. Apache Spark is an open source cluster computing framework for the data analysis. Spark including various high level tools for the data analysis such as the Spark streaming from the job, Spark SQL analysis for
structured data, and machine learning library for the Spark and the graph for the graph processing. Then the machine learning Spark lib machine learning library होता है is the Spark machine learning library which provides the implementation of the various machine learning algorithms like S2O. S2O is an open source predictive analysis framework which provides the implementation of various machine learning algorithms. एक होता है रियल टाइम एनालिटिक्स, इसके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में। इससे पहले हाँ जी, सर अब आप मेरे से कोई कुछ आने वाले वक्त में मीन्स नेक्स्ट वीक में आपका सेशनल है, तो आप कुछ जानना चाहते हैं अवेलेबल। आपका सिलेबस जो आएगा वो 2 यूनिट ही आएगा आपके सेशनल में, फर्स्ट और सेकंड यूनिट जो मैंने आपको क्वेश्चंस विथ आंसर आप लोगों तक डिलीवर करने की कोशिश की है। अगर इसमें कोई और प्रॉब्लम समस्या हो तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू फोन, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो आप। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, 1 मिनट चलो। हाँ बेटा बोलो। हाँ बोल। सर मैं कह रही थी कि ये क्वेश्चन था सिक्योरिटी कंसिडरेशन एंड चैलेंजेस, इसमें क्या बेसिकली पॉइंट लिखते हैं हम? ये दोनों मतलब हाँ। अलग अलग पार्ट्स हैं या मतलब कम्प्लीट करके इसका आंसर लिखते हैं हम? ऐसे हब के थ्रू मतलब आप इसका आंसर लिखिए तो हम सेपरेट हेड्स में मैं लिखेंगे अभी कि फोन सिक्योरिटी करता हूँ, एक बार कंसिडरेशंस क्लास ये चल हैं रही है। चैलेंजेस, या सम अप करके लिखेंगे इसका आंसर? हाँ क्या 1 मिनट बेटा रिपीट करना है हेमलता जी, क्योंकि बीच में कॉल आ गई थी। हाँ जी, एक क्वेश्चन था ना, व्हाट आर द सिक्योरिटी कंसिडरेशन एंड चैलेंजेस इन अडॉप्टिंग डबल IoT, हाँ था ना उसमें। तो इसमें सर ये सिक्योरिटी कंसिडरेशन एंड चैलेंजेस को हम अलग अलग हेड्स पे लिखेंगे आंसर, या क्यूमुलेट दोनों को सम अप करके एक आंसर लिखते रहेंगे? देखो इसके अंदर मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अगर आपसे ये शॉर्ट में पूछे ना कि व्हाट आर द सिक्योरिटी हैं इन IIoT, तो सिर्फ सिक्योरिटी के बारे में लिखना जो 3-4 लाइन्स हैं। और अगर आपको लॉन्ग में पूछ ले सिक्योरिटी एंड चैलेंज इन IIoT, तो आपको फिर उसको लॉन्ग में लिखना पड़ेगा। पहले आप बनाना सिक्योरिटी इन IIoT, फिर पॉइंट्स बना देना, देन उसके बाद में चैलेंज, उसके पॉइंट्स लिखना, देन अगर आपको उसका और डिस्क्राइब करना आगे, तो फिर उसके बाद में हमेशा मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आंसर शीट लिखने का आप वैसे मेरे से सीनियर होंगे, एक्सपर्ट होंगे, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आंसर शीट लिखने का एक बहुत ही अच्छा सुगम तरीका होता है। सबसे पहले तो साफ साफ अक्षरों में लिखो आप क्वेश्चन नंबर फलाना सिंह ए पार्ट है, फिर उसके आगे स्टार्ट करो, उसके नीचे डबल लाइन लगाओ। फिर जैसे आपसे पूछा व्हाट इज द IIoT, तो आप पहले लिखेंगे व्हाट इज IIoT, फिर उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके नीचे लिखेंगे टाइप्स ऑफ IIoT, फिर वो टाइप्स कितने टाइप के हैं वो पॉइंट्स मेंशन करो, उसके बाद में उसकी थ्योरी स्टार्ट करो दोबारा, फिर पॉइंट वाइज। जैसे आपने चैलेंज और सिक्योरिटी की बात करें तो पहले चैलेंज कौन कौन से हैं उनकी थ्योरी बाद में लिखो, पहले वो पॉइंट वाइज चैलेंज लिख दो। सामने वाला इतना ही पढ़ता। मैं आपको फिर बोलता हूँ एज ए टीचर होने के नाते, टीचरों के पास भी, मैं मानता हूँ आप लोगों के दिमाग में ऐसा होगा कि टीचर फ्री है, लेकिन टीचरों के पास भी टाइम नहीं है 1 सेकंड का, तो वो भी इतने फास्ट कॉपी चेक करते हैं। आप लोग 3 घंटे मेहनत करते हो, एक सेमेस्टर मेहनत करते हो, लेकिन हमारे पास उस कॉपी को चेक करने के लिए सिर्फ 3.5 मिनट होती हैं। तो टीचर का कंसंट्रेशन उसी चीज़ पे होता है सबसे ज़्यादा, पॉइंट्स पे।
आप कोई भी बढ़िया सा डायग्राम बनाइए, जो पॉइंट्स लिखते हैं उनको पॉइंट्स वाइज पहले क्लियरिफाई कीजिए, देन आप थ्योरी लिखिए। थ्योरी में आप कोई गाना भी लिख रहे हैं तो डजेंट मैटर, कोई इतना डीप में नहीं पड़ता है। जिसने पॉइंट पढ़ लिए उसकी समझ में आ गया कि स्टूडेंट को आ रहा है, मतलब नॉलेज है, तो वो मार्क्स देने की पिक्चर उसी टाइम उसके दिमाग में बन जाती है वहीं पर कि कितने नंबर दूंगा इस क्वेश्चन में मैं। कॉपी बढ़ने के बजाय आप 20 पेज में लिखें, लेकिन अच्छा लिखें, अट्रैक्टिव लिखें। एक्सक्यूज मी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मान लो ये क्वेश्चन आपने दिया है, उसमें मेजर पॉइंट क्या है? सिक्योरिटी में मेजर पॉइंट हम क्या लिखें, और चैलेंजेस में एक सॉलिड स्पेसिफिक पॉइंट बता दीजिए एक एक, जैसे मतलब होना मस्ट आंसर में। आपका आईआईओटी का चैलेंज मैं बताता हूं, देखो आईआईटी के अंदर जो चैलेंज होते हैं ना, जो मेजर चैलेंज होते हैं, वो एक तो होता है कनेक्टिविटी का, ठीक है, एक होता है डाइवर्सिटी वैल्यू टू द कस्टमर, एक होता है डेटा स्टोरेज का, एक होता है सिक्योरिटी, एक होता है एनालिटिक्स चैलेंज, एक होता है कनेक्शंस का, ठीक है। और इसके साथ में ये सारी चीज़ लिखते हो, फिर कुछ और मेजर चैलेंज लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो इसके अंदर कि डिफाइंड, जो मार्केट डेप्थ को हम डिफाइन करते हैं वो भी चैलेंज है। प्रोडक्ट की क्वालिटी भी एक चैलेंज होता है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, ये सारे के सारे आपके चैलेंज है, ठीक है। और इसकी अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूं, सर नमस्ते। नमस्ते, एक मैं कुछ सेकंड बोलूं? रुक जाओ, पहले मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है सर। आईआईओटी सिक्योरिटी की जब मैं बात करता हूं तो इसका जब हम पर्टिकुलर किसी भी कंसर्न सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर एक होता है डिवाइस हाईजैकिंग होता है, जो मोस्ट कॉमन सिक्योरिटी चैलेंज है इसका, ठीक है। दूसरा इसका जो कुछ लेवल्स होते हैं, कौन कौन से लेवल्स होते हैं? डिवाइस होता है, एड्ज होता है, फोग होता है और क्लाउड होता है। इसका डायग्राम बना के आप बता सकते हो। कुछ और मेजर सिक्योरिटी चैलेंज होते हैं जिसके अंदर होता है लैक ऑफ ऑथेंटिकेशन और सिक्योरिटी इन प्रोसेस सेंसर्स, ऑपरेशनल इश्यू, ठीक है, कंप्रोमाइज्ड डेटा, इक्विपमेंट डैमेज, रेगुलेटरी इश्यू, पर्सनल सेफ्टी हाईजैकिंग इश्यू, ये सारी चीज़ इसके अंदर इश्यूज होते हैं। एक इसके अंदर जो सिक्योरिटी की नीड्स होती है, सिक्योरिटी चैलेंज के साथ साथ में सिक्योरिटी नीड्स, सिस्को के राउटर्स यूज में लेना चाहिए, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, OE प्रोडक्ट मैनेज कनेक्टिविटी डिवाइस होना चाहिए। और दूसरी चीज़ इसका क्या इम्पोर्टेंस है वो भी लिख सकते हो। IoT सिक्योरिटी इज द विचल कंपोनेंट ऑफ ए कॉर्पोरेट cyber security stage because it limits the risk posed by its the increased network diversity, ये सारी चीज लिख सकते हो, ठीक है सर। और 5 इसकी मेजर सिक्योरिटी होती हैं। एक होता है लैक ऑफ विजिबिलिटी, लिमिटेड सिक्योरिटी, ओपन सोर्स, ओवरलैपिंग डेटा वॉल्यूम, पुअर टेस्टिंग, अनपेज्ड वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबल API और वीक पासवर्ड, ये सारी चीज़ होती हैं। हेमलता जी, हाँ जी, अब सर आप बताइए। सर ये क्वेश्चन आंसर में तो नहीं दे रखे सर ये सब चीजें आपने? सर फिर वही बात, मैं सारी चीज लिख देता तो आप ये कहते बहुत बड़ा क्वेश्चन लिख दिया, आंसर लिख दिया सर। बट पॉइंट तो क्लियर होना चाहिए। हम तो सर अब सर इसी भरोसे रहेंगे कि आपने आंसर दिया है तो आपने सर जो बिल्कुल मैंने परफेक्ट आंसर दिया दिया ना है। वो लिख देना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे।
मैं बात कर रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट की। अगर पॉइंट टू पॉइंट आप ज़्यादा डीपली नहीं जाना चाहते हैं तो सिर्फ इन्हीं चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। आप गूगल पे डाल दीजिएगा IIoT सिक्योरिटी, और दूसरा पॉइंट डालना IIoT चैलेंज, और उसके बाद में वो सारी चीज़ आ जाएंगी। एक नोटबुक पे लिख लीजिए। ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना चाहते हो तो इसको याद कर लीजिए, दिमाग चलाना चाहते हो तो जो मैंने आंसर दिया उसको याद कर लीजिए, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना चाहते हो तो ये जो मैंने पढ़ाया है अभी मैं थोड़ी देर में इसको YouTube पे अपलोड कर दूंगा, वीडियो को मैं आपको इसका लिंक पोस्ट कर दूंगा। इसको कानों में लीड लगा के सुन लीजिए, सारा क्लियर हो जाएगा आपका फंडा। और जो पीछे के भी लेक्चर हैं 2 यूनिट के, 4 ही लेक्चर हैं 2 यूनिट के, उनको पढ़ लीजिएगा, एकदम फंडा क्लियर आपका। ओके ओके सर, एक मेरा है यूनिट 2 से PPT निकालिएगा। अभी वो PPT पड़ी है, उसको निकालना आप बता दीजिए मुझे, वैसे ही बता दूंगा मैं आपको। ये यहाँ पर में है जो IoT एंड IIoT, व्हाट्स द डिफरेंस। PPT का यूनिट 2 का PPT 16 स्लाइड है। 16 स्लाइड में है आपका इनिशियल वर्क इन IoT वाज फोकस्ड ऑन होम बेस्ड कंज्यूमर applications. Remember the hype generated by the earliest connected refrigerator, letting you know that it was out of X लिख दिए हैं, out of ages होगा। डिफरेंस बिटवीन क्या बोला था आपने? IoT जी, डिफरेंस IoT एंड IIoT, व्हाट्स डिफरेंस? एक मिनट, इसमें सर मैंने ये लिख दिया है सर सर हाँ जी मैंने इसमें IIoT में लिखा है सर, IIoT focuses on critical systems such as healthcare, aerospace, factory machinery, automation and connecting machines. सही है सर, and सही people है। together along with data analytics. बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हो आप सर। दूसरा मैं और बता दूं आपको, IIoT stands for the Industrial Internet of Things and refer the network of the connected device in the industry. It is the subset of the Internet of Things, IoT. ठीक है सर। The defining characteristics of the connected device on IIoT network is that they transfer data without human to human or human to computer interaction. IIoT का काम क्या है? IoT का काम क्या है कि ह्यूमन टू ह्यूमन, ह्यूमन टू कंप्यूटर, विदाउट एनी इंटरेक्शन के डेटा को ट्रांसफर करना। दूसरी चीज हम बात करेंगे इसके कुछ बेनिफिट्स की। जो बेनिफिट क्या होते हैं IIoT और IoT के, एक तो शॉर्ट टाइम में मार्केट को कंज्यूम कर सकते हैं हम, रिड्यूस एरर कर सकते हैं हम, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस में यूज में ले सकते हैं, सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए यूज में ले सकते हैं, लाइन ऑप्टिमाइजेशन में हम इसको यूज में ले सकते हैं, डिजिटल ट्विन्स में हम यूज ले सकते हैं, रिड्यूस कॉस्ट, किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए कॉस्टिंग यूज में लेती है टेस्टिंग टाइम में, उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं। इसके IoT के कुछ एग्जाम्पल है। ऑटोमेटिव इंडस्ट्री एक इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसके अंदर हम पर्टिकुलर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के लिए हम कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज में लेते हैं तो उसमें ऑटोमेटिव एक्सपेंसिव इंडस्ट्रियल रोबोट्स यूज में लिया जाता है, जो एक पर्टिकुलर किसी भी मेंटेन करते हैं किसी भी सिस्टम को जो पोटेंशियल प्रॉब्लम के साथ में डिस्टर्ब करता है किसी भी प्रोडक्ट को। ये सारा का सारा होता है। इसका फीचर्स एक यही है कि नेक्स्ट जनरेशन में जो सर ने पहले पूछा, जब नेक्स्ट जनरेशन IIoT डिवाइस को जब हम यूज करते हैं, डिजाइन करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, करंट एमर्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ में उसको जब यूज करेंगे तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड, मशीन लर्निंग, मोबिलिटी, वर्चुअल रियलिटी और एगमेंटेड रियलिटी, इन सारी चीज़ों में हम यूज में लेते हैं। वो X लिख रखा है, वो ये सारी चीज़ें। ठीक है साहब। ओके, हेलो सर। हाँ सर, वो नहीं बताए उसमें जो लिखा हुआ है 16th नंबर स्लाइड में।
तो सर वो कल मैं, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, वो स्लाइड में कल खोलूँगा और फिर मैं बताऊँगा ठीक है आपको। ठीक है, कल ले तो फिर आप आइएगा ही तो बता दीजिएगा। हाँ कल तो आएंगे ही ना, तो कल बता देंगे। जी। कल उसी पे पहले चर्चा कर लेंगे, बाद में आप आगे आपका लेक्चर ले लेंगे। ठीक है, ठीक है सर, ओके ओके। सर, थैंक यू सर।